क्लास 10th मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथ्स का, जिसका पार्ट 1 में डाल चुका हूँ आप लोगों के लिए, है ना, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने कर लिया था, है ना। आज हम क्वेश्चन 13 से इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13 से। जिसने अभी तक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके पहले फर्स्ट पार्ट भी देख लें। खैर फर्स्ट और सेकंड पार्ट का कोई इतना कनेक्शन नहीं है, सब इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो आप चाहो तो सेकंड भी पहले देख सकते हो। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 30 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 30 डिग्री, अगर एंगल 30 डिग्री है तो क्या किया जाए बच्चों। तो चलिए, त्रिज्या खंड को इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। तो बहुत सिंपल सा है, गिवन वैल्यू लिख लो। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन वैल्यूज, जिसको हिंदी में कहते हैं कि आपको दिया है ना, आपकी मदद की है उन्होंने, दिया है। क्या दिया है? त्रिज्या, इसको आर कहते हैं हम लोग, 4 सेंटीमीटर, थीटा 30 डिग्री। थीटा तो वही रहेगा बच्चों, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। तो अब मैं क्या लिखूँ इसका इंग्लिश, रेडियस आर कर लेना आप लोग। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश की लाइनें लिखें, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी की लाइनें लिखें, है ना। मुझे डबल इसलिए करना पड़ रहा है कि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी, तो उनको ही बेनिफिट मिलेगा, जो इंग्लिश के उनको ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए वैल्यूज पुट कर दो। अब हमको इधर कुछ नहीं लिखना है, हम बाद में सीधा आंसर लिखेंगे। थीटा 30 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू यहाँ पर बच्चों 3.14 रख लो। क्या हमें बोला गया है? बोला तो गया नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर यहाँ पर आर जो है, आर अगर ऐसा हो कि 7 के टेबल वाला हो कुछ, तो अपॉन का 7 कटता है उससे, 22/7 मान लो मैं रखता हूँ पाई की वैल्यू। तो क्या होता है, अपॉन का 7 इस आर से कटना चाहिए या इधर कटना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं कटना, क्योंकि 7 4 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम इसको 3.14 रखा है। चलिए 0 से कट किया, इससे डिवाइड हो गया 12 बार। यहाँ पर 2 4 है ना, चलो उनका भी यूज़ करेंगे। तो 1/12 इंटू 3.14, और ये है 4 इंटू 4, 4 से कट कर लो इसको 3 बार। अब कैंसिलिंग पॉसिबल नहीं है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.14 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 12.56। अब मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे यार आप लोग, 3 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करने पर आंसर आएगा 3 4 जा 12.19 समथिंग, 4.19 समथिंग आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया? 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? मैंने इसको डिवाइड किया है बच्चों। अब ये डिवाइड तुमको इस 10th में आके मैं सिखाऊं तो फिर पॉसिबल नहीं है। आंसर लिख सकते हो आप चाहो तो, एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना आ गया। क्लियर है? फोकस ऑन अनदर क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन? हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इस आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर हमको ये जो कलर्ड एरिया है ना, या शेडेड रीजन है, इसका एरिया फाइंड करना है। ABCD क्या है? ABCD इज अ स्क्वायर, एक वर्ग है बच्चों, वर्ग या स्क्वायर है, तथा APD एक सेमी सर्कल है, और ये भी एक हमारा सेमी सर्कल है। मतलब इनको क्या कहते हैं?
अर्धवृत्त कहते हैं, इंग्लिश में इनको सेमी सर्कल कहते हैं, है ना। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया बच्चों। हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़वा दूं आपको, वैसे सब बुक का ही लग रहा है मुझे क्वेश्चन। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14, अगर ABCD एक स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर साइड का, तथा APD और BPC सेमी सर्कल है, APD BPC क्या है, सेमी सर्कल्स हों, तब क्या करना है हमको। तो बच्चों यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पर शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले गिवन या दी हुई वैल्यू लिख लो। क्या है ये, 13 का और है ना, 13 क्वेश्चन का और। तो देखिए गिवन या दिया है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर जिसको हिंदी में कहते हैं 14 सेंटीमीटर दी है, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर। और सेमी सर्कल का बच्चों यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन समझना है आपको, बोला नहीं उन्होंने, पर आप देख के समझ जाओगे कि भाई ये जो है ये डायमीटर होगा ऑब्वियसली सेमी सर्कल का, है ना। तो इसको अपन लिखेंगे डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। कितना होगा बच्चों, 14 सेंटीमीटर। अर्ध वृत्त का व्यास है 14 सेंटीमीटर। हाँ, अब ये कैसे बोला मैंने व्यास, क्योंकि ध्यान रखना ये एक सेमी सर्कल है ना, तो ये इसका डायमीटर है, लेकिन ये स्क्वायर भी तो है, ये भी ये सब 14 है, ये भी 14, ये भी 14, ये 14, ये 14, तो डायमीटर कितना हो गया उसका 14 हो गया। डायमीटर से रेडियस निकल जाएगी, देयरफॉर डायमीटर ये है, तो रेडियस R इज इक्वल्स टू 14/2 बच्चों। डायमीटर से रेडियस निकालना तो 7 से डिवाइड, तो त्रिज्या क्या होगी बच्चों, त्रिज्या को R मान लिया इन्होंने, 14 के बटे में 2, तो आया 7 सेंटीमीटर। चलिए हमको निकालना एरिया ऑफ शेडेड रीजन। छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं, लिखो यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर, हिंदी में भी लिखूंगा बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो बच्चों अब समझो क्वेश्चन को, करना क्या है आपको, ये ब्लैक ब्लैक सा एरिया निकालना है। तो ये कब निकलेगा, जब पूरे बड़े एरिया में से अगर मैं ये एरिया और ये एरिया माइनस कर दूं, है ना, मतलब स्क्वायर के एरिया में से सेमी सर्कल के 2 टुकड़े माइनस कर दिए जाएं, है ना, स्क्वायर के एरिया में से सेमी सर्कल के अगर 2 टुकड़े माइनस कर दिए जाएं तो हमारा एरिया निकल जाएगा। क्लियर है, तो यही हम करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि सेमी सर्कल 2 है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन की जगह एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। हिंदी में क्या बोलेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित मतलब जो काला काला सा हो रहा है ना, मतलब शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। कोई प्रॉब्लम बच्चों हमको यहाँ पर?
बिल्कुल नहीं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलेगा। ऑलराइट, वैल्यूज रख दो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड कितनी दी है? 14 इंटू 40, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। तो भुजा कितनी है वर्ग की? 14, तो 14 गुणित 14 माइनस 2 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आधा वृत्त हो जाएगा। यहाँ 2 का गुणा है तो 2 से 2 कट जाएगा। 14 का 14 से क्या है? 196 माइनस पाई की वैल्यू रख दी 22/7। आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है 7 गुणित 7, 2 बार 7 से 7 कट जाएगा। तो 196 माइनस 22 का 7 बार करोगे बच्चों तो 154 आएगा। माइनस करोगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया आपका। ओके, क्लियर क्लास? ठीक है, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख लेना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, मतलब अचानक से निकाला मैंने बिना देखे, लाल नीला पीला कौन है, हम तो हाथ डाला निकाल लिया। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है? ठीक है, हरा नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। हरा नहीं होने की मतलब लाल हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए हरा। चलिए, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल और 4 ग्रीन मार्बल। कितने टाइप के मार्बल्स हैं? रेड, वाइट, ग्रीन। 1 मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक मार्बल उसमें से निकाला जाता है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज नॉट ग्रीन, कि वो मार्बल ग्रीन नहीं है, इसके ग्रीन नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों? तो चलिए इसका भी क्वेश्चन स्टार्ट करें, है ना। लिखो, कुल कंचों की संख्या, कंचों की कुल संख्या कितनी हो गई? 5 लाल धन 8 सफ़ेद धन 4 हरे। 8 5 13 और 4 17 कंचे हो गए। 17, कुल कंचों की संख्या 17। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, मार्बल्स के टोटल नंबर कितने हैं? जो यहाँ लिखा वही लिख लो। 5 रेड, 8 वाइट, 4 ग्रीन, टोटल 17 हो गए। बच्चों क्या होता है, यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है और हमारा इवेंट क्या है, हमारी घटना क्या है ना। हमारी घटना ये है कि निकला हुआ कंचा हरा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इवेंट को डिफाइन करते हैं बच्चों। इवेंट होता क्या है, मतलब कोई घटना, कौन सी घटना है? तो यहाँ निकाल लिखो, निकाला हुआ कंचा हरा ना हो, ये हमारा इवेंट है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इस इवेंट को? ड्रॉन्ड, निकाला हुआ, ड्रॉन्ड मार्बल, ड्रॉन्ड मार्बल, ड्रॉन्ड मार्बल ए वॉज नॉट ग्रीन, निकला हुआ मार्बल ग्रीन नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ शुड भी लिख सकते हो, शुड नॉट बी ग्रीन, है ना, वो भी चलेगा। ओके, तो पी ऑफ ई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला आप लोग लिख लोगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई अपॉन में टोटल नंबर
ऑफ आउटकम्स। बच्चों यहाँ सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज़ फॉर्मूला लिख लीजिएगा, है ना। अब हाँ ठीक है, अब निकालेंगे फेवरेबल आउटकम क्या है। फेवरेबल आउटकम को क्या कहते हैं बच्चों, तो यहाँ इसको कहते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल, है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे अनुकूल का है बच्चों, थोड़ा सा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या। बच्चों फॉर्मूला सिर्फ इतना है, ऊपर जहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है फेवरेबल आउटकम, उसकी जगह आ जाता है अनुकूल परिणामों की संख्या। कितनी होती है अनुकूल परिणाम, कितने बच्चों, अनुकूल परिणाम होंगे लाल और सफ़ेद, हरा नहीं चाहिए, तो 5 लाल धन 8 सफ़ेद, टोटल हो गए 13। इसी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 रेड प्लस 8 वाइट, टोटल 13। और टोटल तो हमने बच्चों टोटल नंबर ऑफ मार्बल ऊपर निकाल ही चुके हैं, तो वो हमारे टोटल आउटकम हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो बच्चों बस अब यहाँ पर अपन पी का फॉर्मूला लगा देंगे। पी का फॉर्मूला ऊपर क्या आता है, फेवरेबल, फेवरेबल कितने हैं 13, नीचे आते हैं टोटल, टोटल कितने हैं भाई 17। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्या हो गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है। आगे भी हो सकता था कैंसलिंग करते तो, मतलब कैंसलिंग हो पाती तो, यहाँ हो नहीं पा रही है इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम एक ऐसे पासे को एक बार फेंकते हैं, मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, और 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। चलिए फिर से क्वेश्चन कर लें बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करवाऊंगा। चलिए बच्चों लिखें, के और का है सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें लिख दो इवेंट है क्या भैया, ई क्या है, आप फॉर्मूले में पी ई लिखते हो तो वो ई पता होना चाहिए, ई क्या है, तो ई है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्रायिकता मत लिखो, इसको हो ना कर लो, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। तो इवेंट क्या है हमारा पहले क्वेश्चन में, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने को क्या कहते हैं, गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, ग्रेटर देन 4। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर आने की प्रायिकता। इसके लिए लिख लो बच्चों, अनुकूल परिणामों की संख्या। भाई किसी डाइस में 1 से 6 तक नंबर होते हैं, तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे, 4 से बड़ा 5 और 6 होंगे, तो यहाँ लिख लो 5, इधर लिख लो बच्चों 2। एक तरीका ये भी होता है क्वेश्चन करने का, कितने 5 और 6 2 हैं, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख दो 5,6, तो टीचर समझ जाते हैं कि हाँ भैया बच्चे को पता है कि फेवरेबल आउटकम 5 और 6 हैं, लेकिन उनकी संख्या है कितनी, 2, 1 और 1 2 हो गए। ऐसा इंग्लिश में इसको कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2, कौन कौन से, 5 और 6। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। अब टोटल, कुल परिणाम, टोटल आउटकम्स को कहोगे कुल परिणाम, कुल
परिणाम, कुल परिणाम या टोटल आउटकम आपके हो जाएंगे 6, उसको भी ब्रैकेट में लिख दो बच्चों। टीचर्स का भरोसा मत करना, कब कौन कहाँ से मार्क्स काट ले आपके, है ना। क्लियर है, चलो ठीक है, वेरी गुड। बस सब फॉर्मूला आप लोग खुद लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, मैं डायरेक्ट करूँगा। मैंने एक बार फॉर्मूला बता दिया, आप भी जब एग्ज़ाम करोगे जब फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला आप जानते ही हो। ऊपर आते हैं फेवरेबल यानी अनुकूल परिणाम जो हैं टोटल 2, नीचे आते हैं टोटल परिणाम जो हैं 6। 2/6 प्रायिकता, 2 से कटा 1 बार, 2 से कटा है 3 बार, तो प्रायिकता आपकी आ गई 1/3। कोई दिक्कत? दूसरे में आप फिर से क्या करोगे, दूसरा क्वेश्चन चालू करोगे, फिर से ई लिखोगे। ई क्या है, इवेंट है क्या, आप किस चीज़ के लिए निकाल रहे हो, पहले तो ये लिखना चाहिए। तो इवेंट है आपका 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होना। 4 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त होना। 4 से छोटी है, 4 के बराबर संख्या प्राप्त होना। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, गेटिंग अ नंबर इक्वल टू और लेस देन 4 के इक्वल या उस 4 से छोटा होना। ठीक है, बस यहाँ भी वही करेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणामों की संख्या 4, कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4। इसी को इंग्लिश में लिख लेना बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कर लोगे आप लोग। टोटल आउटकम अपन ने ऊपर पूरे देख ही रखे हैं 1 से 6 तक, तो मैं यहाँ पर पी लिख दूँ। टोटल ऊपर क्या आएगा 4, नीचे क्या आएगा 6, क्योंकि 4 अनुकूल परिणाम है, नीचे टोटल परिणाम 6 आ रहे हैं। 2 दूनी 2 3 मतलब 2 2 जा 2 3 जा 2 से कट हो गया, तो आपका आंसर देखो क्या आ गया इस बार, पी ऑफ ई आ गया 2/3। क्लियर है, चलिए हटाएं इसको। ओके, अगला क्वेश्चन 15 पे चलो भाई। एक चित्त या चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। हेड या टेल निकालने की प्रायिकता बच्चों। फिर से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे इवेंट, यहाँ पर 2 नाम दे देना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है अलग अलग नहीं बताएं। पिछले क्वेश्चन में 1 और 2 2 अलग अलग क्वेश्चन थे, मैंने वहाँ दोनों बार ई लिया, लेकिन इस बार मैं E1 E2 2 बार लूँगा। मैंने पहले इवेंट को नाम दिया E1, 2 घटना हो रही ना भाई, एक क्या हो रही है, एक हो रही है कि भाई आपका क्या आ जाए, चित आ जाए यानी कि हेड आ जाए, या आपका पट आ जाए यानी टेल आ जाए। 2 अलग अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन में अलग अलग बोला नहीं, इसलिए मैंने 2 इवेंट को मान लेता हूँ। E1 मतलब चित का आना, इंग्लिश में कैसे लिखोगे इसको, गेटिंग हेड, हेड का आना। ठीक है, यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने होंगे भाई, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो आप लिखोगे 1, क्या आना, चित्त का आना, जिसको कहते हैं हेड आना, है ना। इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम्स क्या होता है बच्चों, कुल परिणाम या कुल परिणामों की संख्या लिख दो आगे। नंबर ऑफ टोटल आउटकम मतलब
कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने होंगे, हेड और टेल, यानी हेड हेड प्लस मत लिखो, हेड कॉमा टेल दोनों, टोटल परिणाम तो यही है, तो टोटल कितने हो गए 2। फिर से आप लोग खुद ही फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल है 1, टोटल है 2, 1/2। क्लियर हुआ आपको। इसी में एक और E1 लिखो यहाँ पर, E1 चाहे तो यहाँ पर उत्तर भी लिख सकते हैं आप बच्चों, आंसर करके भी, बहुत बार ये अच्छा लगता है। आंसर ऐसे लिख सकते हैं, P ऑफ E1 बराबर चित आने की प्रायिकता बराबर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। P ऑफ E1 मतलब गेटिंग हेड है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। इसी का पार्ट 2 आप खुद करेंगे, सिर्फ यहाँ पर E2 बदल रहा हूँ मैं। E2 क्या हो जाएगा, चित यानी पट आने का, पट का आना है ना, या गेटिंग टेल, ठीक है, ये आप कर लोगे। 15 का पार्ट 2, 2 खिलाड़ी हैं संगीता और रेशमा, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। एक बात बताइए, संगीता और रेशमा में से एक जीतेगा, दूसरा हारेगा। अगर संगीता जीतती है तो रेशमा हारेगी, इसका मतलब संगीता हारेगी तो रेशमा जीतेगी, यानी संगीता का, यहाँ रेशमा के जीतने की प्रायिकता मतलब संगीता का हारना। हमको यहाँ पर संगीता का जीतना दिया है, तो संगीता का हारना अगर हम निकाल लेंगे तो वही तो होगा रेशमा का जीतना। भाई संगीता जब हारेगी तभी रेशमा जीतेगी, है ना। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी में बच्चों, है ना। गिवन दिया है P ऑफ E, क्या है P ऑफ E, संगीता की जीतने की प्रायिकता। P ऑफ E हमको दे रखा है, संगीता के जीतने की प्रायिकता कितनी है, संगीता की जीतने की प्रायिकता हमको 0.62 दे रखी है। यहाँ पर एक बहुत छोटी सी चीज़ लिख लेना, इसको आप इंग्लिश में भी लिख लो। क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता's विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता's विनिंग, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है। एक छोटी सी लाइन लिखना कि यहाँ पर P ऑफ E दे रखा है, तो P ऑफ E नॉट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर P ऑफ E नॉट का मतलब होता है बच्चों उल्टा, संगीता के जीतने की बजाय संगीता के हारने की प्रायिकता। P ऑफ E नॉट का मतलब होगा यहाँ पर संगीता के हारने की प्रायिकता, तथा इसी को बराबर करके लिख दो। अगर संगीता हारेगी को कौन जीतेगा, बराबर रेशमा के जीतने की प्रायिकता को हमने क्या नाम दे दिया, P ऑफ E नॉट दे दिया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। बस हमको कुछ नहीं करना है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी
ऑफ संगीतास लूजिंग, लूज करने की, हारने की, बराबर प्रोबेबिलिटी को पी लिख रहा हूँ खाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमास विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमास विनिंग। तो रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी और संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी एक ही है, पी ऑफ ई नॉट। एक छोटा सा फॉर्मूला लगाओ बच्चों, उस फॉर्मूले का नाम है कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट, अगर किसी काम के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता को जोड़ दूं तो वो हमेशा 1 होती है। मुझे ये क्वेश्चन में पता है 0.62 प्लस पी ऑफ ई नॉट बराबर 1, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से इधर ले आओ, माइनस कर लो, आंसर आएगा पी ऑफ ई नॉट हो जाएगा आपका 0.38। कोई दिक्कत नहीं। और पी ऑफ ई नॉट को पहले बता चुके हो तो आंसर लिख देना। आंसर क्या है, रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.38 है, रेशमास विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमास विनिंग इज 0.38। क्लियर। क्वेश्चन 15 डन बच्चों। चलिए क्वेश्चन 16 पर चलते हैं। समीकरण 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को हल कीजिए। सॉल्व द इक्वेशन दिस। बच्चों समीकरण है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, क्वेश्चन नंबर 16, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 को सॉल्व करना है बच्चों। दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि है, फॉर्मूला मेथड है, जो आपको अच्छे लगे। मुझे गुणनखंड विधि बहुत अच्छी लगती है। क्या होता है इसमें, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12। हम इस 12 के फैक्टर करते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, 12 एकम 12, 4 3 12, 4 3 12 है ना, 4 3 12 भी होता है। तो इनमें से किसको प्लस माइनस करने से x के सामने का नंबर आ जाए। यहाँ पर एक नंबर होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमको किसको प्लस माइनस करने से 1 आएगा। तो बच्चों 4 में से 3 माइनस करूँगा तो 1 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3 बाहर x है माइनस 2 बराबर 0। क्लियर हुआ। ब्रैकेट खोलोगे, बाहर माइनस है तो 4 इंटू एक्स, 4x, बाहर x है ना तो x तो लगेगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। कॉमन लूँ कुछ इनमें से, जी हाँ, दोनों में ये 6x और 4x जो है, इन दोनों में x तो दोनों जगह दिख रहा है तो x कॉमन आ जाएगा। दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 भी कॉमन आ जाएगा। जब आपने x कॉमन लिया तो अंदर एक x बचेगा। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है वो यहाँ लिखेंगे, तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, तो यहाँ लिखा जाएगा 3। x चला गया तो x नहीं बचेगा। 4 में से 2 चला गया तो बच्चों यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, तो 2 2 जा 4 ही है। यहाँ पर कुछ कॉमन है बच्चों, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ x है यहाँ x नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है। 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं होता। जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम लिखते हैं 1 कॉमन लेंगे तो आंसर में कोई फर्क तो नहीं आएगा, वही रहेगा 3x माइनस 2। ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक है। ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 बराबर 0। क्लियर है। एक बार इसको 0 के इक्वल रखा, 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 2 इधर आएगा बच्चों तो बनेगा प्लस का 2, तो यहाँ बचेगा 3x। x निकालना है तो 2 के अपॉन में 3, एक वैल्यू ये आ गई है। दूसरी वैल्यू क्या होगी, इसको इक्वल रखो, तो 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा तो प्लस का 1 इधर गया तो माइनस 1, तो यहाँ बचा 2x। x की वैल्यू निकालना है तो यहाँ है माइनस 1, 2 जाएगा डिवाइड में, तो x का आंसर आ गया -1/2। क्लियर है। ये दोनों क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन के दोनों आंसर है मैंने करवा दिए हैं। इजी क्वेश्चन था, इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के 2 मूल बराबर हों। चलिए, 2 मूल बराबर कब होते हैं बच्चों, जब हमारा d 0 होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस
हैज़ टू इक्वल रूट, रूट्स दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो इक्वल रूट कब होते हैं बच्चों, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है या डी की वैल्यू 0 होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, के एक्स एक्स माइनस टू प्लस 16 का और है ये, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 बराबर 0। अपने को क्या करना है, के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण के मूल बराबर हो। तो पहले तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो के इसका एस से होगा तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का इस 2 से होगा तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से ए बी सी क्या हो जाएंगे भाइयों, ए हमारा के होता है, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसको हम ए कहते हैं, जो एक्स के साथ है उसको कहते हैं बी, तो माइनस 2k हो जाएगा हमारा बी। और जो सी है बच्चों वो है हमारा 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, यार लिख लो, व्हेन रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स इक्वल आते हैं तो डी कितना होता है, 0 होता है। डी क्या होता है, 0। वैल्यू रखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बराबर 0। स्क्वायर खोलोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस है तो भी प्लस ही रहेगा, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 4 6 24k इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, हम ले सकते हैं यहाँ से 4 और k कॉमन, इन दोनों स्टेप में 4 भी है और k भी है, यहाँ पर 4 है, हाँ k है कॉमन, 4k कॉमन लिया तो यहाँ से 4 गया, एक k चला गया तो यहाँ एक k बचेगा, यहाँ से 4k चला गया बाहर कॉमन, तो 24 बचा है, हमने कॉमन लिया 4, तो 4 के टेबल में 24 आता है क्या, जी हाँ, कितने टाइम में, 6 तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 इक्वल टू 0, 4 6 24, फिर से हो जाएगा। अब यहाँ से दो आंसर निकलेंगे बच्चों, एक आंसर निकलेगा कि हम 4k को 0 के बराबर रखें, क्योंकि ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट और ये नंबर मल्टीप्लाई में। जब दो चीज़ों का मल्टीप्लाई होता है और आंसर 0 आता है तो उनमें से या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो हम पहले इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से 0 4 के अपॉन में जाएगा, तो आंसर k का एक आंसर आ गया 0, जो कि नहीं हो सकता बच्चों, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता, तो k 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम इस आंसर को नहीं मानेंगे, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। और दूसरा k माइनस 6 को 0 के बराबर रखो, तो k माइनस 6 बराबर 0, माइनस से इधर गया तो k बराबर प्लस 6, मतलब k का जो आंसर 6 है यही हमारा सही आंसर हुआ। क्लियर है, 0 नहीं हो सकता, बता दिया मैंने। 0 एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें अगर एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो कभी 0 नहीं हो सकता है, अगर होगा तो वो इक्वेशन ही नहीं बन सकती, इसलिए ये 0 नहीं हो सकता है। तो k का आंसर क्या होगा, तो आंसर ऑफ k विल बी, हमें k का ही आंसर निकालना था, निकल गया k बराबर 6। चलिए क्वेश्चन 17, एपी आ चुकी है बच्चों, एपी 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 5 से विभाज्य होती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के कितने नंबर हैं हमको फाइंड करना है यहाँ पर। तो बच्चों मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं, जैसे हमारा जो चैनल है उस पर आपको एपी भी देखने को मिल जाएगी। एपी के अलावा आपको अभी अभी हमने क्वेश्चन बैंक जो हमारे बोर्ड ने डाली है वो भी मैंने बनाया हुआ है, उस पर भी आपको एपी वाला लेसन मिल जाएगा। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन मैंने वहाँ करवाए हैं, वो भी देख सकते हो जाकर, क्वेश्चन बैंक इस साल की जो आई है उसको। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखें, 17 का क्वेश्चन है, 17 नंबर का। गिवन तो क्या बोलूँ मैं, चलो डी तो हमारा 5 हो जाएगा बच्चों,
10 is the first two-digit number which is divisible by 5। देखो डी मैंने हमेशा बताया है कि भाई जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हो, क्वेश्चन आता है ऐसा है, इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 5 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 6 से विभाज्य है, 7 से है, 8 से है, 9 से, किसी से भी आ सकता है क्वेश्चन। सिर्फ एक नंबर घुमाना है, क्वेश्चन छोड़ा तो घूम जाएगा, लेकिन तरीका नहीं बदलेगा। तो जब भी जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं, डिविजिबल बाय 5 बोला है, 5 से विभाज्य बोला है, तो हमारा डी हमेशा वही होता है। तो डी यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 5, डी हमारा 5 हो जाएगा। हिंदी में क्या लिखोगे, मैंने लिखा है कि भाई 10 पहली सबसे छोटी संख्या है, पहला नंबर है 2 डिजिट का 10 जो 5 से डिवाइड होता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। हमको देखना है कि कौन से नंबर है जो 2 डिजिट वाले हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं, कितने नंबर हैं। तो सबसे पहले 2 डिजिट कहाँ से चालू होती है, 10 से लेकर 99 तक बच्चों। ठीक है, समझ गए आप लोग। पहले डिजिट 10 है, क्या वो 2 से डिवाइड होती है? हाँ होती है। 5 के टेबल में 10 आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 10 इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। तो 10 पहला या पहली 2 अंकों वाली संख्या है जो 5 से विभाजित होती है। बच्चों लास्ट नंबर क्या होगा? लास्ट नंबर भाई 99 से छोटा नंबर, 99 में तो नहीं होगा बच्चों। 10 जो चीज़ें 5 से डिवाइड होती हैं उसकी एक खासियत होती है कि उनके आखिरी में या तो 0 होता है या 5 होता है। तो 99 में 0 भी नहीं है, आखिरी में 5 भी नहीं है। 99 से छोटा देखो 98 नहीं, 97 लास्ट में 7 है, 96 नहीं, 95 ये आखिरी नंबर होगा जो इससे डिवाइड हो जाएगा। लास्ट नंबर को हम an कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? an। किसी एपी में लास्ट नंबर को an कहते हैं। तो यहाँ से an की वैल्यू मिल जाएगी 95। आपको n पता चल गया 95, पहला टर्म पता चल गया कि सबसे पहले कौन डिवाइड हो रहा है 10। तो हमारी एपी कुछ ऐसे बनेगी। तो हमारी कुछ एपी कैसे बनेगी? हमारी एपी बन जाएगी, तो एपी लिख देना है यहाँ पर। तो हमारी जो एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो ऐसी बनेगी 5 नहीं 10 15 डैश 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 कहाँ तक? 95 तक। 10 से चालू हो रही है, 95 पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि सिर्फ 2 डिजिट के ही नंबर लेना है इसलिए। ठीक है, चलो हो गया काम। बस an का फॉर्मूला लगा दो। an क्या होता है बच्चों? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया है? 95 बराबर a कितना दिया है? 10 प्लस n पता लगाना है, d कितना है? 5। 95 ये प्लस का 10 इधर गया तो क्या बनेगा? माइनस का 10। ये इधर गया तो माइनस 10 बना, तो अंदर क्या बचा? n माइनस 1 इंटू 5। 95 में 10 माइनस करा तो 85 आया। 5 जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा बच्चों? डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? n माइनस 1 बचेगा। इससे काटा 17 बार 17 बार, ये माइनस का 1 इधर लाऊंगा तो बनेगा प्लस का 1। तो n कितना हो गया? n बराबर हो गया 18। तो टोटल कितने ऐसे नंबर हैं? तो उत्तर या आंसर लिख सकते हो आप 18 नंबर्स या 18 संख्याएं ऐसी हैं 2 डिजिट की जो 5 से डिवाइड हो सकती हैं। 18 संख्याएं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक श्रेणी दी है 7 13 19 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों सेम क्वेश्चन है, सेम। ए इन दोनों में से माइनस करके डी निकाल लोगे, ये हो जाएगा an। बस नंबर चेंज हुए, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। सेम यहाँ पर 205 आ जाएगा, ए कितना हो गया? 7 हो गया, ये हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ रखेंगे 7 n माइनस 1, n ही निकालना है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ लास्ट में क्या आएगा? डी माइनस करके निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा आपको ट्राई करना है। चलिए क्वेश्चन 18 देखते हैं। एक आकृति है पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर।
तथा पी एस टी एंगल जो है, पी एस टी एंगल ये वाला जो है वो पी आर क्यू इसके बराबर है। सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमको बताना है कि पी क्यू आर कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान है, आपने एक थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी, थेल्स का अपोजिट थ्योरम यहाँ पर यूज होने वाला है, थेल्स थ्योरम का अपोजिट थ्योरम है ना। क्या क्या गिवन है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, गिवन वैल्यूज है क्वेश्चन नंबर 18 में। पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, और दिया है एंगल पी एस टी बराबर पी आर क्यू। चलिए बच्चों, आप लिखोगे इसको, क्या पढ़ते हैं बच्चों, बिकॉज, क्योंकि पी एस अपॉन एस क्यू बराबर है पी टी अपॉन टी आर के। एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, थेल्स थ्योरम, वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू जो है वो बराबर होगा पी टी अपॉन टी आर के। मतलब ये जो रेशियो है साइड्स का ये बराबर होता है, ये कहता है थेल्स थ्योरम। अगर ये पैरेलल है तो ये बराबर होंगे। थेल्स की अपोजिट थ्योरम क्या कहती है, थेल्स थ्योरम की अपोजिट कहती है कि अगर मान लो ये साइड्स का रेशियो बराबर दिया हो, पी एस अपॉन एस क्यू दिया है और पी आर अपॉन आर टी दिया है, पी टी अपॉन टी आर दिया है, जो कि हमको दे रखा है, तब क्या होगा, ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगी, है ना। तो मैं वही यहाँ लिखने वाला हूँ, बिकॉज, क्योंकि पी एस अपॉन एस क्यू बराबर है पी टी अपॉन टी आर के। यहाँ पर गिवन यह दिया है, लिख लेना बच्चों, ये आपको गिवन है। देयरफॉर, इस वजह से ये जो लाइन है एस टी पैरेलल टू क्यू आर, तो एस टी समांतर होगी क्यू आर के, पैरेलल होगी क्यू आर के या समांतर होगी। क्यों होगी, यहां पर वो थ्योरम लिख दो तो नंबर कटने के चांस 0 हो जाते हैं। थ्योरम क्या है, दोनों में लिख दूंगा, हिंदी इंग्लिश में। इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है, तो वो दो, एक लाइन अपन खींचे किसी ट्रायंगल में और वो दो साइड को किसी ट्रायंगल के सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर दे, इट मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, इट मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होता है बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला, सॉरी थ्योरम है। हिंदी में क्या लिखोगे आप इसको, हिंदी में आप इसको लिख सकते हो कि अगर कोई रेखा या रेखाखंड भी कह सकते हो, अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ देखो ये दो साइड है, ये P और ये PQ और ये PR, दोनों साइड को वो बराबर बराबर काट रही है ना, हमको दिया है इन दोनों का रेशियो बराबर है इन दोनों के रेशियो के, तो इसको क्या कहते हैं कि वो दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, समानुपात में। समानुपात में विभाजित करती है। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी। किसके समांतर होगी बच्चों, तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये हमने लिख लिया, ये हमने जो लिखा भाई, दो चीज पैरेलल होती है ना बच्चों, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ध्यान से समझना, अगर दो लाइन पैरेलल मैं आपको समझा दूं फिर मैं यहां करके दिखाऊंगा। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, देखो ध्यान से, ये दो लाइन पैरेलल हैं,
ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है ना तो जो एंगल यहाँ बनता है उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। दो लाइन, देखो ये लाइन है और ये लाइन पैरेलल है, तीसरी लाइन इसको कट करते हुए जा रही है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा सेम एंगल यही बनता है, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये चीज़ अब हम लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे कि एंगल PST, ये वाला एंगल बराबर है PQS के। एंगल PST बराबर है PQR के। कारण भी लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों इसको? तो बच्चों इसे कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं हिंदी में? कहते हैं संगत कोण है। समझ में आ ही गया होगा आपको, बराबर होते हैं। लेकिन बिकॉज हमको ये भी तो बोला है कि PST जो ये है वो तो PRQ के बराबर है। PST जो है वो PRQ के बराबर है, मतलब ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल। इसलिए ये एंगल दोनों बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, तो एंगल PQR जो है वो बराबर हो जाएगा PRQ के। और अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बच्चों बराबर हैं तो वो कैसा ट्रायंगल होता है? आइसोसीलियस होता है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, दो एंगल बराबर हैं तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः ट्रायंगल PQR मतलब त्रिभुज PQR is an isosceles triangle, है ना? ये क्या होगा? आइसोसीलस ट्रायंगल होगा। ठीक है, ट्रायंगल PQR एक आइसोसीलियस ट्रायंगल होगा। क्लियर हो गया बच्चों? हिंदी में लिख देना कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो एंगल बराबर हो गए मतलब समद्विबाहु है। क्योंकि प्रॉपर्टी होती है समद्विबाहु एंगल की, प्रॉपर्टी यही होती है कि उसके दो एंगल और दो साइड बराबर होती है। अगर दो एंगल बराबर है तो दो साइड भी बराबर ही होंगी। जो उसके और वाला क्वेश्चन यहाँ दिया है, क्या है क्वेश्चन? यदि कोई रेखा एक ट्रायंगल ABC की भुजाओं को क्रमशः और प्रक्षेपित करते भुजाएं से समांतर हो, ठीक। क्लास क्वेश्चन में गिवन क्या है कि D पैरेलल टू BC। क्वेश्चन 18 का और है, तो लिखेंगे इफ D पैरेलल टू BC, अगर D पैरेलल टू BC है तो बाय थेल्स थ्योरम, तो थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से क्या लिख सकते हैं भाई? थेल्स की प्रमेय कहती है अगर दो लाइन पैरेलल हैं, मतलब अगर ये लाइन किसी ट्रायंगल में, ये तीसरी लाइन है, इसके अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये जो दो साइड हैं AB और AC, उनको ये इक्वल रेशियो में बांटती है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ठीक है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। हमें करके क्या दिखाना है? हमें करके ये दिखाना है कि AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, मतलब जो अपॉन में DB है उसको AB बनाना है और EC को AC बनाना है। इसके लिए क्या करो बच्चों, सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल मतलब इसको व्युत्क्रम कर लो। व्युत्क्रम मतलब समझते हो ना, नीचे की वैल्यूज ऊपर, ऊपर की वैल्यूज नीचे, तो DB ऊपर AD नीचे, DB अपॉन AD, EC अपॉन AE, दोनों साइड 1 जोड़ दो,
अब आपको देखो बच्चों, ए डी अपॉन में ए डी का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये हो जाएगा डी बी। मैंने बहुत बार पहले भी समझाया हुआ है कि एक नंबर के अपॉन में कुछ है और इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो इनको प्लस करना है, तो इसका सीधा मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ए डी का मल्टीप्लाई 1 से, तो ए डी ही होगा अपॉन में ए डी। इसे ई का मल्टीप्लाई यहाँ करो, ए इंटू 1 ए अपॉन में ए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में देखो अब ध्यान से, डी बी प्लस ए डी को जोड़ दूँ तो वो बन जाता है ए बी, और ए ई प्लस ई सी को जोड़ दूँ तो बन जाता है ए सी। ये है ए सी, ये है ए ई, ये है ए बी और ये है ए डी। देखो जरा ध्यान से समझाऊंगा आपको मैं, डी बी और ए डी को प्लस करो, डी बी और ए डी को प्लस करो तो बन गया ए बी। क्या बन जाएगा, ए बी। वैसे ही ए ई और ई सी को प्लस करो, देखो ए ई और ई सी को प्लस करोगे तो ए सी बन जाएगा। वही हमने किया है, इसकी जगह रख दिया बस। आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन ए बी ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, और ए डी ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर भी ए ई ऊपर होना चाहिए और ए सी नीचे, तो हम इसको फिर से क्या करेंगे, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम करेंगे। तो ए डी चला जाएगा ऊपर, ए बी आ जाएगा नीचे, उसी टाइप से ए ई चला जाएगा ऊपर और ए सी आ जाएगा नीचे। हेंस प्रूव्ड, है ना, सिद्ध हुआ। क्लियर क्लास, आया आपको समझ में? क्या किया आपने, आपने सबसे पहले थेल्स की थ्योरम लगाई कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। आपने देखा कि हमको करना क्या था, ए डी अपॉन ए बी चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, ए डी चाहिए था और ए बी चाहिए था, इसलिए हमने ए डी को क्या किया, रेसिप्रोकल करके नीचे ले आए, +1 दोनों साइड किया, ए डी यहाँ जाएगा, ए डी प्लस डी बी से ए बी बन गया, ए प्लस ई सी से ए सी बन गया, बस फिर रेसिप्रोकल कर दिया। क्लियर क्लास, तो आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलो। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब अगर हम किसी सर्कल पर टेंजेंट बनाएं, किसी सर्कल पर हम कहीं पर टेंजेंट बनाएं, तो वो जो टेंजेंट है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। मतलब रेडियस और टेंजेंट में कितने डिग्री का एंगल बनता है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर प्रूफ करके दिखाना बच्चों। तो इसको प्रूफ करने के लिए छोटा सा कंसेप्ट लगता है बच्चों। कंसेप्ट का नाम क्या है, वो कंसेप्ट है, अगर मैं मान लो एक साइड है और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पर ढेर सारे लाइन बनाता हूँ, तो जो लाइन परपेंडिकुलर इस पर आएगी वो सबसे छोटी डिस्टेंस वाली होगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ काम करेगा। यहाँ पर इस दोनों लाइन के बीच में मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, लेकिन सबसे छोटी डिस्टेंस कौन होगी, जो परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो अगर दो पॉइंट के बीच, एक पॉइंट और एक लाइन, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे छोटी और सबसे पास की डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सबसे छोटी है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, चलो कैसे आएगा करके देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करें। क्या करना है हमको, हम यहाँ पर एक सर्कल मान लो, पहले तो सर्कल बनाओ। एक टेंजेंट ड्रॉ करो उस पर, सर्कल को यहाँ पर टच कर रही है। ये सर्कल का सेंटर है, ये पी उसकी टचिंग पॉइंट है। थोड़ा तो टेढ़ा बन गया पर कोई इशू नहीं। क्या है ये, एक्स वाई लाइन है, ओ सेंटर है, पी टचिंग पॉइंट है, तो इसको लिख लेते हैं।
हम जब इसको प्रूफ करने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे पहले कि माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट एक्स वाई टेंजेंट है बच्चों। क्या है? एक्स वाई टेंजेंट, एक्स वाई है जो बिंदु P पर वृत्त को स्पर्श करती है, जो बिंदु P पर वृत्त को स्पर्श करती है। इंग्लिश में क्या लिखोगे बच्चों? A circle with center O, a tangent XY touches circle at P। वो P पर एक्स वाई टेंजेंट सर्कल को P पर टच कर रही है। प्रूफ क्या करना है? हिंदी में लिखते बच्चों सिद्ध करना है, इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है? दोनों ही केस हम लिखेंगे। हमको प्रूफ करना है कि OP जो है वो XY पर परपेंडिकुलर है। OP परपेंडिकुलर ऑन XY। हमको ये बताना है कि OP XY पर कैसी है? OP XY पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है? चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे मन से एक और पॉइंट मानते हैं Q। मैंने भी क्या कॉन्सेप्ट दिखाया कि हम दो लाइन बनाते हैं, जो लाइन छोटी होगी वो परपेंडिकुलर होगी। सिंपल सी बात है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं Q सर्कल से बाहर और उसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, माना स्पर्श रेखा पर एक बिंदु Q है और Q को O से मिलाइए। मतलब इस Q को O से ज्वाइन कर दो। सेम इंग्लिश में लिखेंगे, लेट अ पॉइंट, एक पॉइंट है ऑन XY, लेट अ पॉइंट Q, कोई पॉइंट Q है, लेट अ पॉइंट Q ऑन XY। किस पर है वो पॉइंट Q? XY के ऊपर है। जॉइन OQ और OQ को मिला दो, OQ को मिला दो। बच्चों में यहाँ पर अगर मान लो पॉइंट यहाँ मानूँ, कहीं पर भी मानूँ, लेकिन ये जो OP है ना, ये सब पॉइंट जो बनाऊंगा, जैसे मान लो यहाँ एक और पॉइंट बना लेता हूँ, या यहाँ एक पॉइंट बना लूँ, या यहाँ इसके पास में बना लूँ, तो भी ये जो OP है ये सबसे छोटी रहेगी, ये सबसे छोटी डिस्टेंस ही रहेगी। ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ कि ये OP और OQ में कौन बड़ा है? भाई OQ बड़ा है, OP से दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और इसकी रेडियस देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गई। मतलब ये जो हिस्सा है वो OP के बराबर है, और ये इतना जो दिख रहा है ये तो ज़्यादा है ना, नहीं है ज़्यादा। भाई ये सर्कल की सारी रेडियस बराबर होती हैं। OP एक रेडियस है और यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट को नाम दे दो T, तो दे दो यहाँ पर पॉइंट दे दो T, तो ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। तो हम इस पॉइंट को T मान लेते हैं, लिख भी लेते हैं। यहाँ भी लिख दो कि हमने Q को O से मिलाइए, जो वृत्त को
बिंदु टी पर काटती है ना, विच इंटरसेक्ट सर्कल एट टी। बच्चों ये कहाँ टच कर रही है, इसको टी पर टच कर रही है। तो अब ध्यान से देखो ओपी और ओटी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ओपी भी रेडियस ओटी भी रेडियस। तो हम यहाँ लिख लो ओपी बराबर ओटी, वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की जो त्रिज्या होती बराबर होती है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं या सिर्फ वृत्त की त्रिज्याएं लिख सकते हो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस। अब ध्यान से देखो अगर OP जो है वो OT के बराबर है तो OQ तो बड़ा ही है। आप दिख रहा है ना OT और OQ में कौन बड़ा होगा, OQ बड़ा होगा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक है, OT यहाँ से यहाँ तक है। हम लिखेंगे OQ ग्रेटर देन OT बिकॉज OQ जो है वो OT से बड़ा है, बिकॉज OQ जो है वो OT से बड़ा है, देयरफॉर OQ मस्ट बी ग्रेटर देन OP। तो OQ OP से ही बड़ा होगा, OQ जो है वो OP से बड़ा होगा कि नहीं होगा। मतलब हमने जो लॉजिक लगाया था कि भाई मैं यहाँ से बहुत सारी लाइनें डालूँ, वो जो सबसे छोटी लाइन होगी वही परपेंडिकुलर होगी, तो OP ही सबसे छोटी लाइन होगी बच्चों। OP के अलावा पॉइंट यहाँ मानो, यहाँ 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 कहीं भी मानो, आंसर क्या आएगा कि OP ही सबसे छोटी है, तब अतः वो एक परपेंडिकुलर होगी। बस इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना है। बस स्टेटमेंट तो आपको याद ही करना पड़ेगा बच्चों, है ना। समझ आ तो मैंने दिया ही आपको, क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त, मतलब बिंदु P को छोड़कर, बस P अगर इधर भी P आ जाए इधर भी P आ जाए तो ही बराबर होगा। बाकी P के अलावा यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट कहीं पर भी मान लूँ, मैं यहाँ पर पॉइंट मानूँ, यहाँ पर मानूँ, कहीं पर मानूँ, OP हमेशा छोटा ही होगा। तो हम ये लिख रहे हैं क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त x y के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। क्या है, प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। मतलब सबसे छोटा कौन है, OP ही सबसे छोटी साइड होगी, है ना, OP ही सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। अतः यह सिद्ध होता है कि OP जो छोटी है इस वजह से वो परपेंडिकुलर है XY पर। एक थ्योरम है बच्चों, है ना, जो हमने पहले पढ़ रखी, उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। चाहो तो यहाँ वो थ्योरम लिख देना, है ना, लेकिन नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द पॉइंट, it is true for all point other than P। मतलब P को छोड़कर, P के अलावा वो Q की जगह कुछ भी रख दो, बस P नहीं रखो तो ये सब सही है ना। इट इज ट्रू फॉर ऑल द पॉइंट अदर देन P, ठीक है। सो OP विल बी the smallest distance between
एक्स वाई एंड ओ, सेंटर ओ और एक्स वाई के बीच सबसे छोटी डिस्टेंस यही होगी। देयरफॉर ओ पी पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, इसलिए ओ पी क्या होगी, एक्स वाई पर परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है बच्चों? चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक और देखो, एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ओके, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है। फ्रॉम अ पॉइंट विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, मतलब कोई पॉइंट है बच्चों जो इस सेंटर से, सेंटर ओ से कोई पॉइंट पी है जो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ से हम एक टेंजेंट डालेंगे तो वो सर्कल को टच करेगी 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो हमको ये रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस। बहुत इजी है, गिवन या दिया है, लिख लो बच्चों। दिया है या गिवन? क्या है गिवन हमको? इन सर्कल विथ सेंटर ओ, मतलब ओ केंद्र वाले किसी सर्कल में ओ पी इज 5 सेंटीमीटर, हमको दे रखा है कि ओ पी 5 सेंटीमीटर है, इसको नाम दे दो क्यू। उनने बोला टेंजेंट पी क्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ओ क्यू हमें निकालना है ना? क्या लिखोगे इसको? ओ केंद्र वाले वृत्त में है, ओ केंद्र वाले वृत्त में ओ पी और ओ क्यू हमको दे रखे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं ओ क्यू रेडियस है, तो वो परपेंडिकुलर होगी पी क्यू पर, या क्यू पी पर। कैसी होगी बच्चों? परपेंडिकुलर होगी। रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन क्यू पी। कोई दिक्कत हमको इसमें नहीं है। अगर ये परपेंडिकुलर होगी तब ये हमारा ओ क्यू पी ट्रायंगल कैसा बन जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। सो ट्रायंगल ओ क्यू पी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तब हमारा त्रिभुज ओ क्यू पी क्या है? एक समकोण त्रिभुज होगा। जब समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय से ओपी क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री का एंगल यहाँ है, 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, तो ओपी हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस ओपी का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओपी 5 है, ये है 4, क्यू आर पता नहीं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर, प्लस का 16 इधर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस का, तो यहाँ बचेगा क्यू आर स्क्वायर। ये माइनस हुआ 9, स्क्वायर इधर आया तो बना अंडर रूट, तो क्यू आर कितना हो जाएगा भाई? रूट 9 की वैल्यू तो सभी जानते होंगे प्लस माइनस 3 होती है यहाँ, लेकिन यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, रेडियस की बात हो रही है, तो 3 आएगी। तो क्यू आर बराबर 3, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना हो गया बच्चों हमारा? क्यू आर हो गया 3 सेंटीमीटर, है ना? तो आंसर में क्या लिखोगे? रेडियस बराबर 3 सेंटीमीटर, या त्रिज्या कितनी निकल गई आपकी? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है बच्चों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारा?
2x प्लस 3y बराबर 4, x प्लस 2y बराबर 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं बच्चों इंग्लिश में, हिंदी में होती है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से। आगे हम लोग लास्ट पेज बच्चों, इक्वेशन 1 नाम दो, इक्वेशन 2 नाम दो। लिखो समीकरण 2 से या फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या करते हैं बच्चों इसमें हम किसी भी एक इक्वेशन से कोई की एक की वैल्यू निकालते हैं, एक्स या वाई की। मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। कैसे? एक्स को यहीं रखूँगा, फिर इस 2y को इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो क्या होगा 3 माइनस ये बन जाएगा 3 माइनस 2y, ये 2y प्लस का इधर गया तो बन गया माइनस, तो x बराबर 3y। इसको कहते हैं इक्वेशन 3। नाम दे दो। ये x की वैल्यू जो हमने किससे निकाली, यहाँ से निकाली, इसको 2 से निकाली, तो 1 में डाल दो x की जगह पर। तो यहाँ लिखा जाता है x का मान समीकरण 1 में रखने पर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखो, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 3 माइनस 2y प्लस 3y बराबर 4। 2 इंटू 3 तो 2 3 जा 2 का मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 3 जा 6 है, 6 है ओनली, माइनस 2 2 जा 4y प्लस 3y बराबर 4। माइनस प्लस माइनस 4y में से 3y गया तो बचा ओनली y। यहाँ प्लस का 4 है, ये इधर से इधर जाएगा तो बनेगा माइनस। दोनों बड़े में से 4y बड़ा है, माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस y बराबर प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया तो 2, बड़ा 6 से माइनस का माइनस, माइनस से माइनस कटा तो y बराबर क्या आ गया, y की वैल्यू बच्चों 2 आ गई। ये y की वैल्यू कहाँ रखो, इक्वेशन 3 में रख दो। यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 3 माइनस 2y है तो 2 इंटू 2। एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 लिख लेना आप लोग। ये जो लिखा ना बिल्कुल ऐसे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 आ जाएगा बस। एक्स की वैल्यू हो गई 3 माइनस 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया तो बचा 1, बड़ा 4 है, माइनस का है तो माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस की 1। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन 20 इसका और भी देख लेते हैं। P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P इन क्वेश्चंस में P की एक वैल्यू निकालना जिसके लिए एक यूनिक सॉल्यूशन हो बच्चों। क्या हो? यूनिक सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक वैल्यू नहीं आएगी, बहुत सारे आंसर आएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं वही फिर से इक्वेशन क्या क्या है। 20 का और वाला है ये, 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। दोनों समीकरणों को कंपेयर करते हैं हम लोग। समीकरण 1 को किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों की तुलना करना, मतलब यहाँ से हमको पहली इक्वेशन में जो x के साथ होता है बच्चों, देखो पहली इक्वेशन में x के साथ है जो a1 है, ये b1 है और ये c1 है, तो यहाँ से a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। a1 4, b1 p, c1 हो गया हमारा 8, a2 2, b2 भी है 2 और c2 है हमारा 2। चलिए बस अब हम क्या लिखेंगे, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक अद्वितीय हल के लिए, कोई यूनिक सॉल्यूशन चाहिए आपको एक अद्वितीय हल के लिए क्या करना होता है बच्चों, a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू b1/b2, बस ये करना होता है। तो a1 4/2 बराबर p/2 नॉट इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में 2, तो यहाँ से 2 को 2 से काट सकते हो, तो आंसर आ जाएगा p इज़ नॉट इक्वल टू 4। बस p 4 नहीं होना चाहिए, 4 को छोड़ के p कुछ भी हो तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, बस p क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 4 नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा p नॉट इक्वल टू 4। तो p 4 नहीं हो, बाकी कुछ भी हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, तो इसके बहुत सारे आंसर हैं, इसलिए यहाँ बोला है p नॉट इक्वल टू 4, p 4 नहीं होना चाहिए, अदर देन इसका कुछ भी आंसर हो सकता है। क्लियर है, तो हमको p का ही आंसर निकालना था, निकल गया। 21वां क्वेश्चन, क्लास 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे और उसे 5:3 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। 4, 5, 6 भुजाओं सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं से 2/3 गुनी हो। ओके, कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन आ गया बच्चों। तो बच्चों में क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.6 सेंटीमीटर लॉन्ग। पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए स्केल लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दो बच्चों स्केल से, इसके लिए लंबी सी। कहाँ से नापना चाहते हो, जहाँ से आपका मन करे, हम यहीं से नाप लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे दो, एक्स नाम दे दिया इसको। अब यहाँ से तुमको चाहिए 7.6 सेंटीमीटर, तो आप क्या करो, राउंडर का यूज़ करो बच्चों, राउंडर से 7.6, तो राउंडर से 7.6 इसमें देखो कहाँ आ रहा है। राउंडर का एक कोना कहाँ पर रखो बच्चों, ये 0 0 पर, यहाँ पर एक पॉइंट बना लो, एक पॉइंट यहाँ बना लिया। तुम नापने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप एक पॉइंट बना लो पहले स्केल से, यहाँ पर एक 7.6 पर पॉइंट बना लो, ये 7 के बाद ये 5वां पॉइंट और ये 6ठा पॉइंट, ये तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 7.6 है। कितनी है, 7.6। अब इसको राउंडर से लो, राउंडर का एक पॉइंट यहाँ रखो, एक पॉइंट को ऐसे घुमाकर इसके बराबर रख लो। कहाँ पर, ये देखो, ये राउंडर के बराबर आ गया। अब ये राउंडर जितना खुला है ना, इसको कहेंगे 7.6। अब इसको यहाँ रखते हुए एक छोटी सी आर्क काट दो, तो ये बन गया आपका XY पॉइंट 7.6। कितना हो गया, 7.6 हो गया। ये डिस्टेंस XY की कितनी हो गई, 7.6 सेंटीमीटर। हमको उन्होंने बोला है कि इसको 5:8 में तोड़ना है, 5:8 में ब्रेक करना है। तो बच्चों क्या तरीका है इसका तरीका ये है कि हमको इनको 8 और 5, टोटल 8 और 5 को प्लस करो तो 13 हिस्से हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 13। हम इसको 13 टुकड़े करेंगे, 13 पार्ट्स करने वाले हैं। इसके लिए क्या करो, सबसे पहले एक ऐसी लाइन खींच लो आप,
किसी एंगल पर, कोई भी एंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ड्रॉ करो ऐसे एक्स जेड रे बोल दो, क्या बोलते हो, एक्स जेड रे। अब बहुत सिंपल सा काम है बच्चों, हमको क्या करना है, हमको इसके छोटे छोटे 13 पॉइंट्स काटना है, 13 छोटे छोटे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा घुमा रहा हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट होंगे, कहाँ से, राउंडर को जितना मन करे आपको, जैसी सुविधा हो आपकी। मैंने इतना थोड़ा सा राउंडर खोला, मैंने यहाँ रखा और कट लगाना चालू किए। आर्क, ये फर्स्ट आर्क हो गई मेरी, पहली आर्क, ये सेकेंड आर्क। ऐसे ही मैं टोटल 13 आर्क बनाऊंगा। थर्ड आर्क, आर्क नंबर 4, फोर के बाद बच्चों आगे यहाँ पर 5। ठीक है, अब मैं वीडियो पॉज करके सारी आर्क बना रहा हूँ, है ना। आप समझ गए होंगे, एक के बाद एक आर्क बनाना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए मैंने ये टोटल 13 आर्क बना लिए, कट 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 करते हुए। जो सबसे लास्ट आर्क है नंबर 13 वाली, उसको इससे ज्वाइन करना है हमको। किससे ज्वाइन करना है, इस टर्म से इसको ज्वाइन करना है बाय द यूजिंग ऑफ स्केल। अब यहाँ पर आप चाहें तो नाम दे सकते हैं इसको, जैसे Z लाइन दी, इसको Z1 नाम देते जाओ, Z1, Z2, Z3 से लेके लेके कहाँ तक, Z13 तक दे सकते हो आप नाम, 4, 5, 6, तो Z5, Z6 ऐसे करते करते 13। हमको इसके कितने टुकड़े करना है बच्चों, 5:8 करना है, 5:8। तो गिनो, नंबर 5 पर कौन आएगा, 1 2 3 4 5, तो ये हिस्सा हमारा 5वें नंबर का है। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी हिस्से यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 8 है। तो जितना एंगल बच्चों यहाँ बन रहा है ना, जितना एंगल यहाँ बना है, उतना ही एंगल हमको यहाँ बनाते हुए एक आर्क खींचना है। तो अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। आपने फिर से अपने राउंडर को खोला, ये राउंडर है, आपको जितना मन करे उतना खोल लो। आप थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना, मैंने कैमरे के हिसाब से थोड़ा छोटा बनाया है क्योंकि इतना सामने फिर दिखा नहीं सकता था। इतना राउंडर मैंने खोला। पहला काम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर कट लगाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा मुझे। हम इस पॉइंट के ऊपर यहाँ रख कर एक ऐसी आर्क ड्रॉन करते हैं। ये देखिए, ये आर्क आपने ड्रॉन किए। ठीक है, इतनी ही बड़ी आर्क एक आप यहाँ पर भी ड्रॉन कर दें। कहाँ पर, 5वें पॉइंट पर, 1 2 3 4 5। वन टू थ्री फोर 5, हाँ ठीक है। तो इस काम में बहुत सावधानी रखिएगा हम लोग। ये देखिए, आर्क ड्रॉन कर ली। अब इसको नापिए, ये आर्क यहाँ से यहाँ तक जितनी बड़ी है, ये उतना ही बड़ा हिस्सा आपको यहाँ इस आर्क ने जहाँ कट किया है, हमने यहाँ से एक आर्क बनाई ऐसे, इसने यहाँ कट किया ना, यहाँ से बना दीजिए। बस आपका काम हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ये जहाँ टच हो रहा ना बच्चों, वो नंबर
5वां पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 पॉइंट, इसको कुछ भी नाम दे दो, m नाम दे दो। तो x से m तक का हिस्सा 5 है बच्चों, और m से y तक का हिस्सा 8 है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर xm/my मतलब रेशो 5/8, यानी 5:8 हो गया। उन्होंने बोला इनको मेज़र भी करो, कितना कितना सेंटीमीटर की है, तो मेज़र कर लेते हैं। बच्चों ये लगभग 3.3 से 3.4 के बीच में आ रहा है। थ्री पॉइंट थ्री आ रहा है बच्चों, 3.3। तो XM जो हिस्सा है वो 3.3 है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा बच्चों? बचा हुआ हिस्सा हमारा आ जाएगा लगभग 4.3 समथिंग। मतलब ये 3.3 से थोड़ा सा ज़्यादा है बच्चों, और ये भी 4.3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हम लोग स्केल में इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं कर सकते, इसलिए काफ़ी है। क्लियर है? तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क। बहुत सिंपल सा मैं आपको फिर से एक आइडिया देता हूँ कैसे कर सकते हो आप लोग। आपको क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन ड्रॉ करिए आपने 7.6 की, चाहो तो डायरेक्ट बना लो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे 7.6 बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना। एक लाइन इधर किसी भी एंगल पर बना देते हैं, मन से जो लगे। फिर अपने राउंडर को ओपन करो, जो आपका मन हो, जितना मन करे उतना खोलो इसको, तो इसमें 13 कट डाल दो बराबर, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक। लास्ट वाले कट को इससे ज्वाइन कर दो। फिर यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5। हमको चाहिए था 5:8, तो हमने 5 वाले पर कट लगाया। जितना एंगल यहाँ बन रहा उतना ही यहाँ बनाकर ऐसे काट दिया, बन गया। चलिए इसी का पार्ट नंबर 2 देखो। 4 5 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको 4 5 और 6 सेंटीमीटर साइड का एक क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। ठीक है, फिर इसके समरूप एक त्रिभुज की और रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुणा हो। बच्चों फिर आप फास्ट कर लें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको 4 5 6 सेंटीमीटर साइड बनाना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो क्लास एक लाइन बना लो, कोई भी एक साइड इसके ऊपर बना लो, जो सबसे छोटी बड़ी या जो आपका मन करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा मन है कि मैं 6 सेंटीमीटर वाली साइड यहाँ पर बनाऊँ। कहाँ पर बनाऊँ, 6 सेंटीमीटर वाली साइड इस लाइन की ओर बनाऊँ। तो हमने छोटा सा काम किया है, ये लिया आपने एक पॉइंट ए, और 6 सेंटीमीटर वाली साइड यहाँ बनाना। मैंने क्या सिखाया था, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तुम्हारे राउंडर के पॉइंट बनाओ। पहला पॉइंट बना दो यहाँ पर छोटा सा डॉट, दूसरा बना दो 6 सेंटीमीटर पर। तो अब ये डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है। राउंडर को लो, खोल दो 6 सेंटीमीटर इसके बराबर। हाँ, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब इसको कहाँ रखूँ मैं, ए पर रख के इस लाइन पर कट करूँ, तो जो पॉइंट मुझे मिलेगा वो मेरा दूसरी पॉइंट हो जाएगा बी पॉइंट। इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट नंबर बी। अब यहाँ से 2 साइड बनेंगी, इधर और इधर। एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर। कुछ मत करो बच्चों, फिर से वही काम करो, 2 राउंड काटो, पॉइंट बनाओ। एक बनाओ 5 का, यहाँ 5 पर पहला पॉइंट बनाया, दूसरा यहाँ 0 पर। ये मैंने लिया यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं चाहे तो, देखो मैं बताऊँ आपको। आप देख सकते हो, आप ऐसे ही बना सकते हो, डायरेक्टली भी आप स्केल से बना सकते हो ऐसे, लेकिन इसमें चांसेस ख़राब होने के ज़्यादा है। ये मैंने लिया, यहाँ से मैं 5 सेंटीमीटर की एक आर्क काटूंगा ऐसे। हमने यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉन कर दी। अब दूसरी साइड कितनी है, एक 6 है, एक 5 है, 4 है, तो यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर और खींचो। तो ये लिया मैंने 0, ये लिया मैंने 4, दोनों को ज्वाइन कर दिया, 0 को 4 से। ये आर्क यहाँ बी पॉइंट पर रखा और कट कर दिया। एक पॉइंट मिला, वो है सर्कल का, सॉरी ट्राइंगल का तीसरा पॉइंट सी।
ABC। ठीक है, इनको ज्वाइन कर लो। C पॉइंट को ज्वाइन करो हमारे A से, C पॉइंट को ज्वाइन करो हमारे पॉइंट B से। ठीक है, अब उन्होंने बोला है 2:3 ऐसे त्रिभुज, एक नया हमको ट्रायंगल बनाना है इस ट्रायंगल के सिमिलर, जिसकी साइड जो है हमारे पुराने वाले साइड जो ट्रायंगल मैंने बनाया है इसकी 2:3 हो बच्चों। कितनी हो इसकी? अब एक नया ट्रायंगल बनाऊंगा जिसकी साइड हमारे इस ट्रायंगल की साइड का 2:3 हो। कितनी हो बच्चों? दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, मैं दोनों समझा देता हूँ आपको, मतलब दोनों तरीके बता। एक होता है 2:3, मतलब जब ऊपर का छोटा हो, जब ऐसा दिया होगा तो नया जो ट्रायंगल बनेगा वो इसके अंदर बनेगा और इससे छोटा बनेगा। एक दिया होता है कुछ ऐसा 5:3 या 5/4 या कुछ भी, जब ऊपर का नंबर बड़ा हो तब नया ट्रायंगल इससे बाहर बनता है, बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा बनता है। ठीक है, हमको अभी इस क्वेश्चन में 2:3 करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3 पार्ट करते हैं। किसके? किसी भी एक साइड के। मैंने इस साइड के 3 हिस्से कर लिए। कितने हिस्से करना मुझे? इसके 3 पार्ट करना है ना। कैसे 3 पार्ट करते हैं बच्चों? बहुत सिंपल है। इसके 3 पार्ट करने के लिए इसके नीचे एक छोटी सी लाइन बनाओ, है ना, ऐसे लाइन ड्रॉ करो। इसके 3 छोटे छोटे हिस्से कर दो, कुछ भी राउंडर, मेरा मन हुआ मैंने इतना खोल लिया राउंडर को, है ना। यहाँ ए से स्टार्ट करके 3 पॉइंट बनाओ, 1 2 3। जो अपॉन में हो बच्चों उतने हिस्से करना होते हैं, सिंपल सी बात है। तीसरे हिस्से को इससे ज्वाइन कर दो, है ना। अब जब ये वाली सिचुएशन होगी ना बच्चों 5:3, तो तब हमको यहाँ पर आगे 2 और पॉइंट बनाना होते हैं, 2 पॉइंट और बनाना होते हैं। जैसे 5:3 बोला तो मैं क्या करता, 3 तो बना लिया, तीसरे वाले को इससे मिला दिया और 2 और बना देता, 4 और 5 यहाँ पर, 4 और 5 यहाँ बना देता। ठीक है, ऐसा करता। हमको करना क्या है, 2:3 चाहिए, तो पहला इसको नाम दे दो A1 A2 A3। जो A2 वाला हिस्सा है इस पर अब हमको एंगल बनाना होगा। कितना? देखो बच्चों, अब एक फिर से राउंडर ओपन करो, 2 आर्क खींचना है आपको। कहाँ कहाँ से? एक यहाँ से, तो क्लास जो मैंने यहाँ पर बनाया है सेम उतनी वैल्यू हम यहाँ पर A2 पर भी बनाएंगे, क्योंकि हमको ये 2 हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, हम यहाँ पर राउंडर लेंगे और इसको एक ऐसे घुमा कर आर्क खींचना है। बस हमको क्या करना है, एक आर्क बना देना है। ठीक है, अब मेजर करो, इसको यहाँ से नापना है, यहाँ से आपको मेजर करना है। ये साइड जितनी बड़ी होंगी, हाँ ये आ गया, जितना बड़ा एंगल ये उतना ही बड़ा एंगल आपको इस पर बनाना है। यहाँ से हो गया कट, बस काम खत्म। इसको इससे ज्वाइन करते हुए, इसको इससे ज्वाइन करते हुए बच्चों यहाँ पर मिला दो। ये B है तो इसको नाम दे दो B'। ठीक है, अब एक और काम होगा, जितना एंगल यहाँ बना है उतना ही एंगल यहाँ बना है, तो इसको ऐसे बनाएंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, सेम जो काम यहाँ करा वही काम हम यहाँ करेंगे बच्चों। फिर से हम राउंडर ओपन करेंगे, 2 आर्क कट करेंगे, एक यहाँ से कट करेंगे, ये हो गई एक आर्क कट। दूसरी आर्क यहाँ से कट करेंगे, ये देखिए, है ना। फिर इस आर्क को कट करने पर जो एंगल बना हम इसको मेजर करेंगे, एंगल कितना बड़ा है। ये एंगल को यहाँ रखा, हाँ ठीक है, बराबर ही है, मेजर कर लिया। वही पार्ट यहाँ रखो और यहाँ से कट कर दो। कट हो गया, जो एंगल बना उसको बनाओ। चलिए क्लियर है। तो A B' B
सी, तो ये बन जाएगा आपका सी डैश, और यही ए बी डैश सी डैश जो है रिक्वायर्ड सिमिलर ट्रायंगल है जो हमको बनाना था 2:3 में। लास्ट 2 क्वेश्चन करें बच्चों जिससे वीडियो खत्म हो जाए। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब दो सॉलिड क्यूब है जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इनको ज्वाइंट कर दिया आपने, है ना, और उससे जो क्यूबॉइड बनेगा बच्चों, हमको उसका क्या फाइंड करना है, हमको उसका फाइंड करना है सरफेस एरिया। एक्सरसाइज 13.1 का पहला ही क्वेश्चन है बच्चों ये आपका, बहुत आसान और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो इसको देखते हैं करके, समझा दो इसको मैं डायग्राम के थ्रू, फिर आप करना आगे। देखो बच्चों ये क्यूब है, सो क्लास अब देखिए ध्यान से, एक और ऐसा क्यूब है, इसकी साइड सब कितनी है पता नहीं है, दिखा लेंगे, पता लगा लेंगे, हमको साइड नहीं पता है, ठीक है। ऐसा और एक और क्यूब है, ये दो क्यूब को हमने ज्वाइन कर दिया, एक और एक दो क्यूब को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा क्यूबॉइड। लेकिन इसमें क्या होगा, इसकी लेंथ जैसे मान लो इसकी ए है और ए लेंथ है, तो लेंथ तो डबल हो जाएगी, लेकिन इसकी जो ब्रेड्थ है ये और ये जो हाइट है ये तो चेंज नहीं होगी ना, ये तो सेम बने रहेंगे, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम कर लेते हैं इसको स्टार्ट। गिवन वैल्यूज लिखो, क्या है गिवन वैल्यूज, गिवन घनों का आयतन 64 है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। हिंदी में क्या कहते हैं, घन का आयतन, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब या घन के आयतन का फॉर्मूला हम लगाएंगे बच्चों। क्या होता है घन के आयतन का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब, मतलब लिख लो यहाँ पर घन का आयतन, बच्चों फॉर्मूला लिखना है, एक बार ही लिखूंगा, इंग्लिश मीडियम वाले आप लिख लेना फॉर्मूला। साइड क्यूब होता है, साइड क्यूब होता है, या ए लिख देते हैं बुक में, इसको साइड को ए मान लेते तो ए क्यूब हो जाता है। घन का आयतन कितना दिया है 64 दिया है, यहाँ पर साइड का क्यूब, हमको पता लगाना है कि क्यूब जो है उसका आयतन तो दिया है लेकिन उसकी एक साइड कितनी लंबी है ये हमको नहीं पता है, तो हम ये क्यूब इधर लाएंगे तो अंडर रूट, मतलब क्यूब रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ से हमको साइड पता चल जाएगी क्यूब रूट निकाल कर। 64 का क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले उसके फैक्टराइजेशन कर लो। 2 से किया 32 बार, 2 से किया 16 बार, 2 से किया 8 बार, 2 से किया 4 टाइम, 2 से किया 2 टाइम, 2 से किया 1 टाइम। तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 बराबर साइड, ये तीनों और ये तीनों। तो बच्चों 3 के ग्रुप में से क्यूब रूट जब लगा होता है तो 3 में से एक नंबर बाहर आता है इस रूट को हटाकर, तो एक नंबर 3 में से एक आया बाहर 2, इन 3 के ग्रुप में से एक 2 बाहर आया, तो आपकी साइड जो है, तो आपकी साइड जो है क्यूब की वो निकल जाएगी 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। क्यूब की जो साइड है वो निकल जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखो, जब हम दोनों घनों को लंबाई के अनुरूप जोड़ते हैं तब when we join cubes along length, तो लेंथ जो है बच्चों वो हो जाएगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ उतनी रहेगी 4 सेंटीमीटर समझा चुका हूं, और हाइट भी हमारी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। हमको अब जो नया क्यूबॉइड बना है ठीक है बच्चों, तो नया क्यूबॉइड जो बना है उसका सरफेस एरिया निकालेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर
TSA ऑफ क्यूबॉइड, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, घनाभ का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH या HL। वैल्यू रखो 2 इंटू L मतलब 8 इंटू 4 प्लस B इंटू H 4 इंटू 4 प्लस L इंटू H तो 8 इंटू 4। वैल्यू कितने जाएगी बच्चों, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। बच्चों इन सबको जोड़ेंगे, 32 16 32 तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 जोड़ लेना और 80 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, बाहर 2 है तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा और यही आपका आंसर है। क्लियर हो बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इसे गोले में आकार बदल दिया तो गोले की त्रिज्या निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर मेड फ्रॉम मॉडल मेकिंग क्ले, किसी क्ले से बनाया गया। चाइल्ड टर्न्ड इट इनटू शेप ऑफ स्फीयर, एक बच्चा इस क्यूब को कोन को स्फीयर बना देता है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर की रेडियस निकालिए, स्फीयर की रेडियस फाइंड कीजिए। सो बहुत इजी है बच्चों, गिवन वैल्यूज लिख लो। क्या गिवन है आपको, रेडियस R1 ऑफ कोन, मतलब रेडियस ऑफ कोन जिसको R1 नाम दिया, गिवन है क्या आपको, यस 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 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस और उसकी हाइट क्या है, हाइट ऑफ कोन को H1 नाम दे दो, वो 24 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर क्या बनाया बच्चों, एक स्फीयर बनाया। बच्चों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जब आप एक चीज को तोड़कर दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों के वॉल्यूम बराबर होते हैं। दोनों के वॉल्यूम कैसे होते हैं, इक्वल। तो मान लेंगे लेट द स्फीयर फॉर्म्ड विथ रेडियस R2, माना कि वो जो गोला बन रहा है ना, पिघलाकर हमने जो गोला बनाया है उसकी रेडियस R2 होगी। हिंदी में लिख लो सब। हाँ, ये क्या है, शंकु की त्रिज्या, हिंदी में शंकु की त्रिज्या उसको नाम दिया R1। शंकु की ऊंचाई उसको नाम दे दो H1। माना कि बनने वाले गोले की त्रिज्या R2 है। हमने वो जो नया बनने वाला है ना उसको R2 माना। छोटा सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों यहां पर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। हमेशा यही होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन। जो एक चीज थी पहले उसका वॉल्यूम बना के दूसरा बना दिया तो दोनों का वॉल्यूम बराबर रहेगा। स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, R की जगह इसकी रेडियस को R2 माना है तो R2 का क्यूब होगा। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, क्योंकि मैंने इसकी रेडियस को R1 और H1 माना है। पाई से पाई कैंसिल कर दो, 3 से 3 कट कर दो, यहाँ पर बचा 4, R2 का क्यूब, यहाँ पर वैल्यू डाल दो, ये गया, ये चला गया। R1 कितना दिया है 24 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 24। R2 क्यूब बराबर 4 इधर आएगा बच्चों, तो क्या होगा, 6 के स्क्वायर को छेड़ना मत बच्चों, उसको बना रहने देना, मैं बताऊंगा क्यों। 4 अब मल्टीप्लाई से जाएगा, डिवाइड में 4 से कटा है 6 बार। अब ध्यान देखो, यहाँ 6 की पावर 2 है, एक और 6 आ गया 6 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो अब क्या हो जाएगी 6 की पावर 2 और एक 3, 6 की पावर 3 हो जाएगी। तो R2 का क्यूब बराबर 6 की पावर 3, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 6, तो यहाँ से निकल जाएगा R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही हमको निकालना था कि जो बड़ा
स्फीयर हमने बनाया है उस स्फीयर की रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस होगी बच्चों 6 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो 23 क्वेश्चन है। निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर दी है हमको, माध्य साक्षरता दर निकालना है हमको, मीन निकालना बच्चों, मीन। यहाँ पर कोई मेथड नहीं बोली है किस विधि से करना है, तो जो मेथड आपको मीन निकालने की अच्छी लगे उससे कर लेना। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों की सदस्यों की संख्या इस प्रकार है, 1 से 3, 3 से 5। ये इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, हमको इसका मोड निकालना है। तो इसमें मोड निकालना है और इसमें मीन निकालना। बच्चों कर लेते दोनों क्वेश्चन को फास्ट। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 कॉलम बनेंगे क्योंकि मोड है, सॉरी मीन है, मीन में 4 कॉलम बनते हैं। बना लेते हैं हम लोग। देखिए पॉज करके टेबल बना रहा हूँ। चलिए बच्चों, जो यहाँ दिया था हमने उसी के 2 पहले कॉलम बना लिए, साक्षरता दर परसेंटेज में और नगरों की संख्या। इसी को इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू इंग्लिश में लिख लेंगे, ये दोनों, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू लिखो पहले 45 से 55, 55 से 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95 बच्चों। इनकी फ्रिक्वेंसीज दे रखी है, मतलब ये जो है 3, 10, 11, 8, 3 बच्चों, इसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं, एफ आई कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एफ आई। अब हमको यहाँ निकालना होता है एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। इन दोनों के बीच का कोई नंबर चाहिए मुझे, इन दोनों के बीच का नंबर हमको चाहिए होता है। तो इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करके मैं यहाँ सिखा देता हूँ कैसे करते हैं। 45 + 55/2, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 100/2। 100 को 2 से भाग दिया 50। तो इन दोनों के बीच का नंबर होता है एक्स आई, वो यहाँ लिखते हैं 50। फिर बच्चों हम देख रहे हैं इन सब में 10-10 का डिफरेंस है। 45, 55 में 10-10 का डिफरेंस है। तो 50 के बाद और 10 जोड़ूंगा तो यहाँ पर आएगा 60। फिर और 10 जोड़ो 60 में तो 70, 80, और यहाँ इन दोनों प्लस करेंगे तो 90। ठीक है, फिर हमको एक दूसरा कॉलम बनाना होता है जहाँ पर हम लिखते हैं एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई, मतलब एफ आई में एक्स आई का मल्टीप्लाई। 50 का 3 बार करेंगे तो 150 आ जाएगा। 60 का 10 से करेंगे तो 600 आ जाएगा। 70 का 11 से करेंगे तो 770 आ जाएगा। 80 का 8 से करेंगे तो 640 आ जाएगा। 90 का 3 से करेंगे तो 270 आ जाएगा। फिर बच्चों हमको यहाँ पर योग की लाइन लगाना होती है। योग इंग्लिश में कहते हैं सम। उसको दिखाने के लिए बहुत अच्छा एक सिंबल बना होता है, सिग्मा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सिग्मा। जोड़ो, हमको 2 चीज़ का प्लस करना होता है, सारी एफ आई का और सारी एफ आई एक्स आई का। 10, 13, 24, 32, 35, टोटल कितना है बच्चों इनका जोड़ने पर? 35। फिर से देख लेते हैं 10 + 3 13, 11 जोड़े 24, 32, 5 3 35, ठीक है 35। इन सबको प्लस करें 0 0 0 0 0, 5 + 7 12, 12 + 4 16, 16, 23 का 3, कैरी ओवर 2, 6 और 1 7, 7 7 14, 20, 2 22 और 2 24, 2 4 3 0। हमको निकालना है मीन या माध्य। मीन या माध्य निकालना है तो यहाँ लिखो उसका फॉर्मूला। हिंदी वाले यहाँ पर माध्य लिख लेना, इंग्लिश वाले मीन लिख लेना। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब ये अपॉन में सिग्मा एफ आई। वैल्यू रखूँ, ये हो गया 2430 अपॉन में 35। कैंसिलिंग करना पड़ेगा बच्चों, तो 5 से कर लें पहले। 5 से हुआ 7 टाइम, 5 से कट करें, 5 4 जा 20, 5 8 जा 45, 5 6 जा 30, 486 बार गया, 486 बार बच्चों। ठीक है, 7 से जा रहा है क्या बच्चों? 486 को 7 से डिवाइड कर लो आप लोग। 7 6 जा 42, माइनस किया तो आया 6, नीचे लाया तो फिर से 6, 7 9 जा 63, माइनस किया तो 3 पॉइंट लगाओ 0, 7 4 जा 28, ठीक है। 2 हुआ, पॉइंट लगाए 0 लग जाएगा। 7 3 जा 21 समथिंग, मतलब 20 से 21 समथिंग है तो 7 2 जा कर लो चाहो तो, 7 2 जा 14। 69.42 के आंसर लिख सकते हैं बच्चे। चाहे तो एक बार और डिवाइड करेंगे, है ना। मान लो इसको एक बार और डिवाइड करता हूँ मैं,
तो एक पॉइंट तो लगा ही, एक जीरो लग जाएगा। 7 8 जा 56 होता है, 7 8 जा 56 होता है बच्चों। आंसर आया मेरा 69.428। तो हम लास्ट के नंबर को अगर एस्टिमेट करें तो ये 5 से बड़ा है, तो ये नंबर 2 से 1 बड़ा होकर 3 हो जाता है। तो आंसर जो है हमारा मीन या मॉड का वो आ जाएगा 69.43। ये आपका मीन या माध्य है और यही हमको करना था। क्लियर होगा बच्चों? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिसमें हमको क्या निकालना है, मॉड या बहुलक निकालना है। मैं फिर से टेबल रेडी कर रहा हूँ बच्चों। ये है वो जो मैंने बनाया है। फैमिली साइज परिवार की माप, नंबर ऑफ फैमिलीज परिवारों की संख्या। इस बार मैंने इंग्लिश वालों के लिए लिख लिखा है, हिंदी मीडियम वाले आप खुद से लिख लेना। चलिए यहाँ पर हमको क्या करना होता है बच्चों, हम ये देखते हैं बहुलक किसका होता है। बहुलक या मॉड उस चीज का निकलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो हमारे मॉडल क्लास 3 से 5 तक हो जाएगी, है ना। मॉडल क्लास क्या हो जाएगी बच्चों, 3 से 5 तक। यहाँ पर आपको बहुलक का फॉर्मूला लिखना है ना। मॉड या बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 और F2 इंटू H। ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये देख लीजिए बच्चों। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसको अपन F1 कहते हैं। सो F1 क्या होगा, F1 हमारा 8 हो जाएगा। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 कहते हैं, तो F0 बच्चों हमारा 7 हो जाएगा। और उसके बाद की फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं, तो वो हमारा 2 हो जाएगा। 0 1 2 क्लियर। F1 कर लो, उससे पहले F0, उसके बाद F2, बस ठीक है। हमारा आंसर आएगा बच्चों 8 वाले, मतलब 8 फ्रीक्वेंसी ना। हमारा आंसर इन दोनों में से, इन दोनों के बीच में आने वाला है, तो इसको हम कहते हैं बच्चों L। ये जो होते हैं ना इसको L कहा जाता है। तो बच्चों वैल्यूज आ गई। L क्या हो गया, L जिसमें से आंसर आना है, L 8 है, 8 के सामने 3 और 5 है, तो इनमें से कोई एक मतलब इनके बीच का आंसर होगा, तो L हमारा हो गया 3। H होता है बच्चों ये जो क्लास का साइज है इसका डिफरेंस, 1 से लेके 3, 3 से 5 कितना डिफरेंस है, 3 में से 1 गई तो 2। H हमारा 2 है, H हमारा 2 है। बस ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो भाई, काम खत्म हो गया आपका, मॉड आ जाएगा। L की जगह 3 प्लस F1 कितना है 8 माइनस F0 कितना है 7 अपॉन में 2F1, तो 2 इंटू 8 माइनस F0 कितना है बच्चों, तो F0 हमारा 7 है और F2 हमारा 2 है, इंटू H कितना है 2। चलिए 3 प्लस 8 में 7 गया तो 1 अपॉन में 8 2 जा 16, ये माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 3 प्लस ऊपर हो जाएगा 2 1 जा 2, नीचे 16 में से 9 गए तो 7। अब आपको 2 को 7 से भाग देना है, पॉइंट में आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको इससे जोड़ देना है, काम खत्म आपका। ठीक है, चाहो तो मैं करके बता दूं आपको। यहाँ पर 2 को डिवाइड करते हैं हम 7 पे, डिवाइड होगा नहीं तो 0 करके हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगते से यहाँ 0 लग जाएगा, तो ये 7 2 जा 14 माइनस किया 6 आया, पॉइंट लगाया 0 लग जाएगा, 7 8 जा 56। ठीक है बच्चों, लगभग क्वेश्चन माइनस करा तो 4 आया, पॉइंट लगाया 0 लगा सकते हैं, 7 5 जा 35, तो 0.285 आया। लास्ट में 5 है बच्चों, लास्ट में 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले नंबर को एक बढ़ा सकते हैं, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, तो ये 8 से 9 हो जाएगा। तो आंसर फाइनली आ जाएगा 3 प्लस 0.29, दोनों को जोड़ोगे तो 3.29 जो है वो हमारा आ जाएगा मॉड, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुलक। और यही आपका आज का वीडियो समाप्त होता है। सारे क्वेश्चन हमने देख लिए बच्चों, फिर भी कोई डाउट आए, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई और सब्जेक्ट का बनाएंगे। साइंस भी मैं ही पढ़ाता हूँ, तो मैं साइंस का भी वीडियो आपके लिए ज़रूर डालूंगा।